हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जीएस बायोलॉजी में पूछे गए सभी 9 शिफ्टों के क्वेश्चन, जो आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम में चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सादृश्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। जाइलम मृतक, खाद्य भंडार, जाइलम फाइबर। तो क्या आएगा इसके आगे? खनिजों का परिवहन, सहायक कार्य, ट्यूबुलर सूचनाएं होना, पानी ऊर्ध्वाधर रूप से परिवहन करना। तो क्या हो जाएगा? सहायक कार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सादृश्य को पूरा करने के लिए भी स्तंभकार उपकला, अवशोषण घनाभकार। और उपकला तो क्या है? यांत्रिक सपोर्ट, श्लेष्मा को धकेलना, एक सूक्ष्म अस्तर का बनाना, जीर्ण शीर्ष को संरक्षण करना। तो क्या है? यांत्रिक सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम वक्र में अपोहन के कार्य सिद्धांत का सही व्याख्या करता है? अपोहन अर्धपारगम्य झिल्ली के पार विसरण द्वारा रक्त की अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। अपोहन प्रक्रिया परिवहन द्वारा रक्त में हाइड्रोनीकृत अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अपोहन उच्च दाब का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थ को रक्त से अपोहन तरल को बाहर निकालता है। अपोहन सामान्य वक्र की भांति आवश्यक पोषक तत्व व लवणों को पुनः अवशोषित करता है। तो क्या हो जाएगा? यह एक अपोहन अर्धपारगम्य झिल्ली के पार विसरण द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? हटाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी से प्याज के छिलके तथा कपोल कोशिकाएं का अवकलन करते समय कौन सा भाग हल्का अभिरंजित दिखाई देता है? तो कौन सा है? केंद्रक, कोशिका द्रव, केवल कोशिका झिल्ली या फिर केवल कोशिका भित्ति। तो क्या दिखाई देता है? कोशिका द्रव्य दिखाई देता है। क्या? हल्का अभिरंजित। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक लसिका में अनुपस्थित होता है लेकिन रुधिर में उपस्थित होता है? यानी कि लसिका में तो अनुपस्थित होता है और रुधिर में उपस्थित होता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जल, रुधिर, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो क्या? प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं? रुधिर में उपस्थित होती हैं लेकिन लसिका में अनुपस्थित होती है। और प्लाज्मा, जल, श्वेत रुधिर कोशिका ये तीनों उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य जाल को खाद्य श्रृंखला से सर्वाधिक रूप से विभेदित करता है? खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह पक्षगामी होता है। खाद्य श्रृंखला एक दिवसीय होती है। खाद्य जल में अनेक पोषण स्तर दर्शाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में केवल एक स्तर दर्शाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में सदैव अपघटक मौजूद होते हैं, खाद्य जाल में नहीं होते। खाद्य जाल संपूर्ण ऊर्जा अंतरित करता है और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की हानि होती है। तो क्या हो जाएगा? खाद्य जाल में अनेक पोषण स्तर दर्शाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला में केवल एक स्तर दर्शाया जाता है। तो इसका ये अंतर होता है। खाद्य जाल में तो पोषण स्तर दर्शाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में केवल स्तर दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पत्ती योजनाबद्ध फसल अनुक्रम के माध्यम से मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है? सव्यावर्तनम, एक सस्यनम, मिश्रित सस्यन, क्रमिक सस्यन। तो क्या हो जाएगा? सस्यावर्तनम। ये क्या है? फसल पद्धति को योजनाबद्ध अनुक्रम और मृदा की उर्वरता को करती है, बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कोरेनकाइमा, प्रकाश संश्लेषण, एरेनकाइमा, इसका क्या उपयोग है? खाद्य भंडार करना, जल अवशोषण, उत्प्लावकता, यांत्रिक शक्ति। तो क्या हो जाएगा? उत्प्लावकता क्या है? इसके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप मूलों की अधिचरम कोशिकाओं में सामान्यतः कौन सी विशिष्टता पाई जाती है? उनके प्राथमिक कार्य में सहायता करती है। अनियमित मोटे कोर, विस्तृत वायु भूमिकाएं, रूटीन की मोटी मोम जैसी परत, लंबे रोम जैसे विस्तार। तो क्या हो जाएगा? लंबे रोम जैसे विस्तार क्या पाए जाते हैं? प्राथमिक कार्य में सहायता करते हैं। किसकी? पादप मूलों की अधिचरम कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण में
मरुपातवों के अनुकूलन की सही व्याख्या करता है? कौन सा करता है? प्रकाश संश्लेषण में रात के समय प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है और दिन में उपयोग करके स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है। ये गलत है। रात के समय का ऑक्सीजन अवशोषित होती है जबकि दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। ये सही है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये भी गलत है। जल हानि कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण केवल रात के समय ही तक सीमित है। गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सॉरी, सी सही होगा। रात में कार्बन डाई, ये थोड़ा गलत है ना, दिन के दौरान अवशोषण करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों को मुख्यतः वृत्त पोषक तत्व से प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व से कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? मृदा, जल, बालू, सूर्य की प्रकाश और खनिज, वायु और जल। तो क्या हो जाएगा? मृदा से प्राप्त होते हैं और ये तत्व मृदा में कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गति अरेखित और अनैच्छिक चिकनी पेशी ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है? कौन सी गति है जो अरेखित और अनैच्छिक चिकनी पेशी द्वारा होती है? चलने के लिए पैरों की गति, हृदय की लयबद्ध संकुचन, आहार नाल में भोजन की गति और हाथ को लहराना। तो क्या हो जाएगा? आहार नाल में भोजन की गति। ये क्या होती है? इसमें चिकनी पेशी होती है। और क्या होती है? ये अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण परिपक्व तने में मज्जा में मृदतक कोशिकाओं को सही वर्णन करता है? संग्रहण के लिए बड़ी शिथिल रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिकाएं, दृढ़ता से संकुचित मृत कोशिकाएं जो संबल और चालन में सहायता करती हैं, या फिर यांत्रिक सामर्थ्य के लिए मोटी दीवारें वाली डिग्निफाइड कोशिकाएं, या फिर सुरक्षात्मक सिलेंडर बनाने वाले दृढ़तक फाइबर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संग्रहण के लिए बड़ी शिथिल रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिकाएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया में पराग नली का निर्माण में कार्यात्मक लाभ को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो कौन सा करता है? यह परागकण के वर्तिकाग्र से दृढ़ता से जुड़ने देता है जिससे स्वपरागण दक्षता पूर्वक हो जाता है। यह परागकण को उसके संग्रहित पोषक को मुक्त करने में सहायता करता है ताकि बीजाणु बीज में विकसित हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि नरजनन कोशिकाएं सीधे अंडाशय में स्थानांतरित हो जाए जिससे परागकणों की बर्बादी न हो। यह अंडाशय को संलयन के लिए हानिकारक परागकणों की ओर अंड कोशिकाओं को मुक्त करने में सक्षम होता है। तो क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि नरजनन कोशिकाएं सीधे अंडाशय में स्थानांतरित हो जाए जिससे परागकणों की बर्बादी न हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च कोशिकीय स्तर पर दीर्घस्थायी गैर अपघटनीय रसायनों की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ जाती है। जैविक आवर्धन, पारिस्थितिक अनुक्रम, जैविक उपचारण और जैव निम्नीकरण। तो क्या हो जाएगा? जैव आवर्धन में क्या हो जाती है? खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च कोशिकीय स्तर में दीर्घस्थायी अपघटन रसायनों की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन। मानव आंत में किस प्रकार का उपकला ऊतक मुख्यतः अवशोषण के लिए विशिष्ट होता है? आंत में कौन सा होता है? सरल घनाभकार उपकला, सरल सल्की उपकला, स्तरित सल्की उपकला और सरल स्तंभकार उपकला। तो आंत में कौन सी होती है? स्तंभकार उपकला ही होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइजोपस में छड़ी जैसी संरचनाओं पर मौजूद छोटे छोटे धब्बों को क्या कहा जाता है? बीजाणु, हाइफी, जड़े और बीजाणु दानी। तो क्या क्या कहा जाता है? छोटे छोटे मौजूद धब्बों को बीजाणु दानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रखने और सहारा देने में सक्षम बनाता है? पक्षाम की उपस्थिति, संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति, बाह्य कोशिका की आधात्री की उपस्थिति, तंत्रिका अंतर की उपस्थिति। तो क्या हो जाएगा? कोशिकाएं बाह्य आधात्री की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य जाइलम उत्तक के विभिन्न घटकों द्वारा किए जाते हैं? पतियों से भोजन का परिवहन, जल और खनिजों ऊर्ध्वाधर परिवहन, यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करना, खनिज भंडारण करना। तो क्या सही हो जाएगा? पतियों में भोजन परिवहन करना ये नहीं होता। ये कौन काम करता है? फ्लोएम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय से फेफड़ों तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है? कौन सा करता है? बी ऑक्सीजन रुधिर बाएं नीले से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। बी है ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से दाहिने आलिंग तक जाता है। ऑक्सीजन रुधिर शोधन के लिए बाएं नीले से फेफड़ों तक प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन रुधिर नीले के फेफड़ों तक पंप किया जाता है। क्या हो जाएगा? बी ऑक्सीजन रुधिर दाहिने नीले से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक वलित आंतरिक झिल्ली एटीपी उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए सहायता करती है। पृष्ठ क्षेत्रफल, कोशिका भित्ति की मोटाई, रंग और आयतन। तो क्या करती है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक वलित आंतरिक झिल्ली होती है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने का क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में परिवर्तनशील भ्रूण का अंतरापण मादा जनन तंत्र के किस भाग से होता है? गर्भाशय स्तर, गर्भाशय गिरवा, बिंबवाहिनी नली और अंडाशय। तो किस स्तर से होता है? गर्भाशय स्तर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम का कौन सा घटक पौधे में खाद्य के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? फ्लोएम पेरेन्काइमा, सह कोशिकाएं, चालन नली, फ्लोएम तंतु। तो कौन सा हो जाएगा? चालन नलिकाएं क्या होती हैं? ये भोजन को पहुंचाने का काम करती हैं जड़ों से, पेड़ पत्तों से जड़ों और अन्य टहनियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में विशेषता उपकला उत्तक की एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने में सुविधा देती है? कोशिकाएं विशेष रूप से बेसोमोसोम द्वारा जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं लंबी और बहुकेंद्रीय होती हैं। कोशिकाएं कम से कम अंतरकोशिकीय स्थान के साथ कसकर संकुचित होती हैं। कोशिकाएं प्रचुरता से बाह्य कोशिका आधात्री के साथ शिथिल रूप से व्यवस्थित होती थी। क्या हो जाएगा? कोशिकाएं कम से कम अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अक्सर संकुचित होती हैं। संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? यह गर्भावस्था और संक्रमण के जोखिम को पूर्णतः समाप्त कर देता है। पुरुषों और महिलाओं में दोनों में जनन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव योनि में संचारित रोगों के प्रसार के लिए हद तक रोकने में सहायता करता है। जनसंख्या संतुलन बनाने के लिए कंडोम मुख्य रूप से अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा? यौन रोगों को प्रसार करने से कुछ हद तक रोकने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वसन तंत्र में स्तंभकार उपकला में पक्षाम पाए जाते हैं। पक्षाम का प्राथमिक कार्य क्या है? श्लेष्मा को आगे धकेलकर उसे साफ करना, केवल क्षेत्र को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, उपकला पृष्ठ पर पदार्थों का स्राव करना, केवल अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाना। तो क्या है? श्लेष्मा को आगे धकेलकर उसे साफ करना क्या है? स्वतंत्र स्तंभ उपकला में पक्षाम का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कृषि उद्देश्य के लिए वानस्पतिक संवर्धन क्यों उपयोगी होता है? यह आनुवंशिक विभिन्नता को बढ़ाता है। इसमें हर पीढ़ी के लिए बीजों की आवश्यकता होती है। यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पादन करता है। यह प्राकृतिक रूप से बीमारियों को रोकता है। क्या हो जाएगा? यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यह पादप तथा जंतु कोशिका दोनों को शुद्ध जल में
रखा जाता है तो केवल जंतु कोशिका के विस्फोट होने का कारण क्या है? पादप कोशिका सक्रिय रूप से जल के बाहर काम कर सकती हैं। राशन केवल जंतु कोशिकाओं में ही होता है। जंतु कोशिकाओं की झिल्ली मोटी होती है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कठोर होती है। क्या हो जाएगा? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शरीर में विद्युत आवेग तो तीव्र संचरण के लिए तंत्रिका ऊतक उत्तरदायी है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः अंगों की संरचनात्मक और यांत्रिक आलम प्रदान करता है। इसमें कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। कथन ए और बी दोनों सही है। सी में क्या है? ए और बी दोनों गलत है। डी में ए गलत है लेकिन कथन बी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। कथन ए सही है और बी गलत है। यह विद्युत आवेगों को तीव्र संचरण तो करता है, तो मुख्य अंगों को संरचनात्मक और यांत्रिक आलम का प्रदान करता है। ये क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन करता है कि अनोक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा क्यों मुक्त होती है? तो कौन सा करता है? इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। ग्लूकोज की आंशिक रूप से विखंडित करता है, कमजोर ग्लूकोज का उपयोग करता है, ऑक्सी श्वसन की तुलना में मंद गति से होता है। क्या हो जाएगा? यह ग्लूकोज को आंशिक रूप से विखंडित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतक मुख्यतः कौन सा कार्य करता है? समन्वय, स्राव और रक्षण, सहारा प्रदान करता है, पेशी संकुचन। तो क्या करता है? उपकला ऊतक स्राव और रक्षण, ये दोनों का उपकला ऊतक करता है। यदि उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हो तथा शाकाहारियों की संख्या में कमी हो तो खाद्य श्रृंखला में आकस्मिक रूप से क्या परिवर्तन होने की संभावना? तो क्या है? खाद्य की कमी के कारण मांसाहारी समिष्ट में कमी आएगी। अतिचारण के कारण उत्पादकों की संख्या में कमी आएगी। मांसाहारी समिष्ट में वृद्धि होगी। अवकटों की समिष्ट में अचानक गिरावट आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? खाद्य कमी के कारण मांसाहारी समिष्ट में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण के माध्यम से पुनर्उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता? तो कौन सा नहीं जाना जाता? हाइड्रा, पैरामीशियम, लेशमीनिया, अमीबा। तो हाइड्रा है जो पुनर्उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपज में संग्रहण हानि के लिए उत्तरदायी कारकों की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी है? जैविक और अजैविक, यांत्रिक और तापीय, कटाई और प्रसंस्करण, रासायनिक और विद्युत। तो कौन सी है? नहीं है जैविक और अजैविक। ये क्या है? जैविक और अजैविक, क्या क्या है? दोनों मुख्य श्रेणियां हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कारण को पढ़िए और आर को पढ़िए, सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है। ए, एक महिला में सामान्य अंडो उत्सर्जन और निषेचन होता है, लेकिन रोपण विफल होने के कारण युग्मज गर्भाशय की भित्ति की जुड़े बिना ही निष्कासित हो जाता है। रोपण यह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा कोरकुपुट्टी सकबरता स्थापित करने के लिए गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित हो जाता है। तो क्या है? इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए और दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है। ए और दोनों सत्य है लेकिन आर ए सही स्पष्टीकरण करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए और दोनों तो सत्य हैं लेकिन आर और ए है जो सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ पादपों में पत्तियों के आधार पर या नोड्स के पास एक विभजोतक ऊतक पाया जाता है जो परिपक्व ऊतक के क्षेत्रों को पृथक करता है। वह कौन सा ऊतक है?
अंतःवरिष्ठ विभेदक, विभेदित उत्तक, शीर्षत विभाज्य या पार्श्व विभाज्य, तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्विष्ट विभाज्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि उत्पादक स्तर पर 5000 जूल खाद से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तृतीय उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? 0.5 जूल, 500 जूल, 5 जूल या फिर 50 जूल, तो कितनी होगी? 5 जूल। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंकाल पेशियों की एक विशिष्ट विशेषता है? अनैच्छिक नियंत्रण, अरेखित स्वरूप, रेखित स्वरूप, एकल केंद्रीय और केंद्रक। तो क्या है? कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? रेखित स्वरूप में होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्ध्वीय अंतःद्रवी जालिका को चिकनी अंतःद्रवी जालिका में विभेदित करता है? कौन सा करता है? आरईआर लिपिड संश्लेषित करता है, आरईआर में राइबोसोम होता है, एसईआर में केवल प्रोटीन संश्लेषण करता है और एसईआर में राइबोसोम प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या हो जाएगा? आरईआर में राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी सर्वोच्चतम व्याख्या करता है कि अधिकांश खाद्य श्रृंखलाएं 4 पोषण स्तरों से अधिक क्यों नहीं होती? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सुलभ होते हैं, क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। केवल अपघटक ऊर्जा स्तर पर मौजूद सभी जीवों को उपभोग करते हैं, क्योंकि शिकारी केवल शाकाहारी जीवों को ही खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एरियल संयोजी ऊतकों से संबंधित नहीं? तो कौन सा नहीं है? अंगों के भीतर की जगह भरना, उष्मीकरण के लिए वसा कणों का भंडारण करना, आंतरिक अंगों का सपोर्ट देना, ऊतकों को ठीक करने में सहायता करना। तो कौन सा हो जाएगा? उष्मीकरण के लिए वसा के कणों का भंडारण करना। ये क्या नहीं है? ऊतकों से संबंधित नहीं है। फसल उत्पादन के लिए नियमित और नियंत्रित सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है? यह पौधों को कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर करती है। ये जल के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति करती, उर्वरक का उपयोग को कम करती है। यह वृद्धि महत्वपूर्ण चरणों में इष्टतम जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह मृदा की लवणता को बढ़ाते हैं और मूलों की वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। तो क्या हो जाएगा? यह वृद्धि को महत्वपूर्ण चरणों को इष्टतम जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकृति और आकार को क्यों प्रदर्शित करती है? इनकी संरचना विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होती है। बी हो जाएगा। कोशिकाओं की आकृति का आकार विभिन्नता भिन्न कार्यता महत्व में होती है। कोशिका की आकृति यांत्रिक और कार्य असंबद्ध होता है। मानव समान जीवों में प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न जीनों में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी संरचना विशिष्ट कार्यों करने के लिए अनुकूलित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अब एग्जाम में होंगे ना, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों में उनका कौन सा ऊतक मुख्य रूप से संग्रहण और परिपक्व अंगों के मूल उपापचय कार्यों के लिए उत्तरदायी है? दृढ़ोतक, मर्दोतक, स्थूलकोण ऊतक, बाह्यवाच। कौन सा है? मर्दोतक। ये क्या है? मूल अंगों का उपापचय कार्य के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। सादृश्यता को पूरा करने के लिए उचित विकल्प तंत्रिका एकल दीर्घ प्रवृत्त होता है, डुमराकृति, कई छोटी शाखाओं को वाले भाग होते हैं, सुरक्षात्मक संयोजी ऊतक, केंद्रक ऊतक कोशिका काय, उत्तेजनाओं का तीव्र संचरण। तो क्या होता है? कई छोटी शाखाओं वाले
भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मृद ऊतक का सर्वोत्तम वर्णन करती है? सुरक्षात्मक कार्यों करने के लिए एकल परत में व्यवस्थित कोशिकाएं, पतली भित्ति वाली सजीव कोशिकाएं जो युवा ऊतकों को विभाजित करने में सक्षम होती है, दृढ़ कोशिकाएं जो मुड़ने का प्रतिरोध कर सकती हैं, परिपक्वता पर मृत जीनों मोटी दीर्घ द्वितीय भित्ति होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पतली भित्ति वाली सजीव कोशिकाएं जो वायु ऊतकों में विभाजन करने में क्या होती है? सक्षम होती है। आगे देखते हैं, प्राणियों में कौन सा मांसपेशीय ऊतक ऐच्छिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है और हड्डियों से जुड़ा होता है? कंडरा, अरेखित पेशी चिकनी होती है और रेखित पेशी होती है और हृदय पेशी होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कंडरा में क्या होते हैं? रेखित कंकाल पेशिकाएं होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंगों और शरीर की गति को लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? उपकला ऊतक, हृदय पेशी, चिकनी पेशी और कंकाल पेशी। कौन सी होती है? कंकाल पेशी होती है, जो क्या होती है? ऊतकों को और शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, कुक्कुट पालन में बॉयलर का लेयर्स से क्या अलग करता है? मांस के लिए लेयर्स पाले जाते हैं, अंडों के लिए बॉयलर। दोनों में मांस और अंडे के लिए समान रूप से पाला जाता है, केवल बॉयलर अंडे देते हैं। बॉयलर को मांस के लिए पाला जाता है और लेयर्स को अंडे के लिए। तो क्या हो जाएगा? बॉयलर को मांस के लिए पाला जाता है और लेयर्स को अंडे के लिए पाला जाता है। मेरिटेम ऊतक पौधों की वृद्धि में योगदान होता है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में स्थूल द्वितीय भित्तियां होती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती है। इनकी कोशिकाएं स्थायी रूप से विभेदित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनकी कोशिकाएं जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः 4 पोषण स्तरों में आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि मांसाहारी केवल उत्पादकों को ही खाते हैं, क्योंकि उपघटकों की संख्या उपभोक्ताओं की से अधिक होती है, क्योंकि उत्पादकों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा अधिक हानि होती है। तो क्या होता है? पोषण स्तर आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हानि है जो धीरे धीरे आगे जो आगे बढ़ते जाएंगे तो हानि बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक अवशोषण के लिए विशिष्ट है? आंत के आंतरिक पृष्ठ को आस्तरित करता है। स्तंभकार उपकला, घनाकार उपकला, स्तरित उपकला, पक्षाम्बी उपकला। तो कौन सा है? स्तंभकार उपकला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शीर्षक विभाज्य लंबाई, पार्श्व विभाज्य क्या होती है? तनों की युक्तियां, नोड्स, परिधि, कल कोशिका विभेदन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिधियां। पार्श्व विभाज्य क्या होती है? ये नीचे की ओर बढ़ती हैं। केंद्रक सकेंद्रीय कोशिकाएं, केंद्र का क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव, पादप कोशिकाएं, प्राकेंद्रीय कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं। तो क्या होती हैं? ये केंद्रिका, प्राकेंद्रीय कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि सिराओं में वाल्व होती हैं जबकि धमनियों में नहीं होती? सिराएं निम्न दाब पर रक्त को ले जाती हैं और रक्त को उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है। सिराएं उच्च दाब से रक्त को ले जाती हैं, इसलिए वाल्व इसे फटने से रोकता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, उन्हें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। धमनियां शरीर के अंदरूनी हिस्सों में स्थिर होती हैं और पेशी द्वारा समर्थित होती हैं। तो क्या हो जाएगा? सिराएं निम्न दाब पर रक्त को ले जाती हैं और रक्त को उल्टी प्रवाह रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खाद्य संग्रहण यानी कि के लिए उत्तरदायी नहीं है? उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग, अपर्याप्त सांद्रता, आर्द्रता और तापमान, कवक और जीवाणु,
ग्रंथक, तो क्या हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक में प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? संकुचन और शीतलन के माध्यम से बल उत्पन्न करना, उपकला सतहों के माध्यम से पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करना, तीव्र संचार के लिए विद्युत आवेगों का चालन करना, शरीर के अंगों का समर्थन और उन्हें संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शरीर के अंगों का समर्थन और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक माली ने बगीचे में 5 अलग अलग पदार्थ के केले की छिलकी, अखबार, सूती कपड़ा, प्लास्टिक की बोतल और धातु के चम्मच को मृदा में दबा दिया। जिन पदार्थों में मृदा में दबाए उनमें से कितने पदार्थ जैव निम्न? 4, 2, 3, 1। तो कितनी है? 3। कौन कौन सी? प्लास्टिक, बोतल, धातु के चम्मच, ये तीनों क्या है? जैव निम्नीकरण। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कोशिका के आर पार पदार्थों को संचलन में विनियमित करना, कोशिका के अनुवंशिक पदार्थों को संग्रहित करना, एटीपी संश्लेषण स्थल के रूप में कार्य करना, दृढ़ संबल प्रदान करना और कोशिकाओं को फूलने से रोकना। क्या है? कोशिका के आर पार पदार्थों को संचलन करना और विनियमित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शरीर में आप किस स्थान पर अत्यंत पतली चपटी उपकला कोशिकाओं की पतली परत मिलने पर उम्मीद करेंगे जो एक नाजुक स्तर के पार पदार्थों को परिवहन के लिए डिजाइन की गई? गुर्दे की नलिकाओं का स्तर यांत्रिक सपोर्ट के लिए, हाथ की भीतरी स्तर अवशोषण के लिए, फुसफुस के एल्वियोली का स्तर गैस विनिमय के लिए, त्वचा की सावट के बचाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके लिए फुसफुस की एल्वियोली के स्तर गैस विनिमय के लिए। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता। फसल उत्पादन के खरपतवार प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण? खरपतवार संसाधनों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार फसलों को पोषक तत्व प्रदान करता है। खरपतवार से फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। खरपतवार के फसलों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा? खरपतवार क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है? खरपतवार संसाधनों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नर और मादा युग्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नर युग्मक छोटे एवं गतिशील होते हैं और मादा युग्मक बड़ा एवं गतिशील नहीं होता। नर युग्मक बड़ा गतिशील होता है और मादा युग्मक छोटे एवं गतिशील नहीं होते। या फिर नर युग्मक एक बड़ा गतिशील नहीं होता तथा मादा युग्मक छोटा एवं गतिशील होता है। नर युग्मक छोटे एवं गतिशील नहीं होता तथा मादा युग्मक बड़ा एवं गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नर युग्मक छोटा एवं गतिशील होता है और मादा युग्मक बड़ा एवं गतिशील नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुरूपता को पूरा करें। खरीफ, वर्षा ऋतु, रबी। तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। तो क्या हो जाएगा? शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पुष्पी पादपों में परागण नर जनन कोशिकाओं को जब मादा युग्मक के साथ संलयन होता है तो क्या बनता है? परागकण, युग्मनज, वर्तिकाग्र, बीजांड। तो क्या बनता है? युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब को 2 मानों के रूप में दर्ज किया जाता है। दाब जो हृदय से संकुचन के समय मापा जाता है तथा दाब जो हृदय की शीतलन होने के समय मापा जाता है। तो क्या होता है? संकुचनशील, अनुशीतलनशील, अनुशीतलनशील शिरा, अधिकतम संकुचन, अनुशीतलनशील, शीलन और संकुचन। तो क्या होता है? संकुचन और अनुशीतलन। 120 और 180 होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फसल सुधार कार्यक्रम में संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लोन के माध्यम से आनुवंशिक रूप से समान पादपों का उत्पादन करना, आनुवंशिक रूप से विभिन्न पादपों की क्रॉसिंग करके वांछनीय लक्षणों को संयोजन करना, उर्वरक या सिंचाई का उपयोग किए बिना फसलें उगाना या फसल उत्पादन की प्राकृतिक उत्परिवर्तन दर में वृद्धि करना। तो क्या सही हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक रूप से विभिन्न पादपों की क्रॉसिंग करके वांछनीय लक्षणों को संयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका निम्न में से किससे संबंधित है? लिपिड संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम विखंडन। तो किससे है? खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण करती है और चिकनी क्या करती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन में तंत्रिका का प्राथमिक कार्य क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करना, न्यूरॉन को संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करना, विद्युत आवेगों का अन्य न्यूरॉन से लक्षित अंगों को संचारित करना। फिर ये D6, कोशिका काय को पोषकों की आपूर्ति करना। तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन का कार्य क्या है? विद्युत आवेगों को अन्य न्यूरॉन्स को लक्षित अंगों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैनकाई एंजाइम के मुख्य कार्य का वर्णन करता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करना, कोशिकाओं के लिए नए प्रोटीन बनाना, झिल्ली के आर पार अणुओं का परिवहन करना और आनुवंशिक पदार्थों का भंडारण करना। तो क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गाल्जी उपकरण कार्य है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, एटीपी उत्पादन, पदार्थ का संवेष्टन एवं स्राव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पदार्थों का संवेष्टन एवं स्राव। डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्यकण, नासाग्र और लंबी अस्थियों की सिरों की संरचना किस संयोजी ऊतक पर निर्मित है? रीलर ऊतक, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक और वसा ऊतक। तो किसके लिए उपस्थित है? बाह्यकान, नासाग्र, लंबी, इनमें क्या होती है? उपास्थि ऊतक होते हैं। तो क्या होते हैं कि मुड़ने मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। कान, नाक, गले इनमें पाई जाती है। आगे देखते हैं, पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे अक्षुपण रहने में सहायता करता है तथा अल्पसारी वातावरण में प्रस्फुटन से बचाता है? रसदानी, कोशिका द्रव्य, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति क्या होती है? अल्पसारी वातावरण और प्रस्फुटन से बचाती है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संयोजी ऊतक में स्नायु और कंडरा के बीच सही अंतर बताता है? स्नायु अस्थि को अस्थि से संयोजित करता है, कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से संयोजित करता है। कंडरा लचीला होता है जबकि स्नायु संपूर्ण रूप से अलचीला होता है। स्नायु मांसपेशियों की उपस्थिति में संयोजित करना और कंडरा अस्थि को अस्थि से संयोजित करना। तो कौन सा? और डी है, स्नायु और कंडरा दोनों अस्थियों को अस्थियों से संयोजित करते परंतु रंग में विभिन्न होते हैं। क्या हो जाएगा? स्नायु अस्थि को अस्थि से संयोजित करता है, कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से संयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व पादप कोशिकाओं में वृहत केंद्रीय रिक्तिकाओं की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से क्या होती है? कोशिका विभाजन और आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकीय श्वसन करना, निर्यात के लिए पर्यटन का संश्लेषण करना, कोशिका रस को संग्रहित करना और स्फीति दाब को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी अद्वितीय विशेषता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने देती है? इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इनमें 2 झिल्लियां होती है, ये एटीपी उत्पादन करते हैं, इसकी बाह्य झिल्ली सरंधी होती है। तो क्या हो जाएगा? इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होते हैं? डीएनए
और राइबोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की गुणवत्ता और स्वाद मुख्यतः निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मधुमक्खियों की आयु, मधु छत्ते के प्रकार, उसके प्रकार और उपलब्धता, छत्ते की कर्म, मधुमक्खियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? पुष्प के प्रकार की उपलब्धता की पुष्प किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप समष्टि में विभिन्नता उत्पन्न करने में लैंगिक जनन का क्या महत्व है? यह डीएनए प्रतिलिपि त्रुटियों को दृढ़ता बढ़ाता है, यह किसी भी प्रकार की विभिन्नताओं को उत्पन्न होने से रोकता है, यह डीएनए की प्रतिलिपि बिना किसी परिवर्तन को बनाता है। जब दो जनक पौधों के डीएनए को मिलाकर नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है तो क्या होता है? पादप विशिष्ट विभिन्नताएं कब उत्पन्न होती हैं? जब दो जनक पौधों में डीएनए को मिलाकर नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुरूपता को पूरा करने के लिए एक शब्द को पूरा करिए। प्राकेंद्रीय कोशिकाएं छोटी और सरल, सकेंद्रीय कोशिकाएं क्या होती हैं? समान आकार और जटिलताएं, अनियमित और सरल, अपेक्षाकृत छोटी और सरल, अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल। तो क्या होती है? अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सबसे सटीक से वर्णन करता है कि एकल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में खाद्य जाल किसी पारिस्थितिक तंत्र को अधिक स्थिरता को प्रदान करता है? इन्हें केवल उत्पादक शामिल होते हैं, इनमें जीवों की संख्या कम होती है, वे केवल ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हैं, वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए कई खाद्य संबंधित की सुविधा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वे संतुलन सुनिश्चित के लिए खाद्य सुविधाएं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। जाइलम और फ्लोएम को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहा जाता है? इनमें एक ही कार्य करने के लिए केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनका कार्य अस्थायी होता है, वृद्धि के बाद विलुप्त हो जाते हैं। इनमें परिवहन के लिए एक साथ कार्य करने वाली विभिन्नताएं प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं विभाजित होकर नई उत्तक का निर्माण करती है। तो क्या होती है? जाइलम का कार्य भोजन पहुंचाना, खनिज लवण पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों को पहुंचाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जटिल संरचना सचिल उत्तकों द्वारा मुख्यतः कौन सा कार्य किया जाता है? भोजन का भंडारण, जल और भोजन का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, पादप काय की सुरक्षा। तो क्या किया जाता है? जल और भोजन का परिवहन किया जाता है जटिल उत्तकों द्वारा। जटिल उत्तक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। और विभजोतक सरल पार्श्व विभजोतक, ये क्या है? सरल उत्तक है। पादपों में विभजोतक उत्तक का मुख्य विशेषता क्या है? स्थायी भंडारण कोशिकाएं, मोटी भित्तियों के साथ परिपक्व कोशिकाएं, पतली भित्तियों के साथ लघु सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं, दीर्घ अत्यधिक आधुनिक युक्त कोशिकाएं। तो कौन सी है? पादप विभजोतक उत्तक में पतली विभूतियों के साथ लघु सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन के बाद पुष्प के भागों में होने वाले परिवर्तन का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय दोनों फल में विकसित होते हैं, पुष्प के सभी भाग बने रहते हैं और फल में विकसित होते हैं। अंडाशय जल में विकसित होता है जबकि बीजांड बीज बन जाता है। डी क्या है? बीजांड फल में विकसित होता है और अंडाशय बीज बन जाता है। तो क्या होता है इसमें? अंडाशय फल में विकसित होता है और जबकि बीजांड क्या बीज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वक्र को बनाने वाला मूत्र से होकर जाता है और जहां यह उत्सर्जित किए जाने तक संग्रहित होता है। मूत्राशय मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, नेफ्रॉन से मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग से मूत्रवाहिनी। तो क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी से मूत्राशय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका उत्तक में प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? पोषकों का अवशोषण, विद्युत आवेगों का परागमन, संबल और आबंध का प्रबंधन करना, संचलन के लिए संकुचन करना। तो तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य होता है? विद्युत आवेगों का संचालन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास और वृद्धि कहाँ होता है? डिंबोवाहिनी नली में, योनि गर्भाशय, अंडाशय। तो
कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक विद्यार्थी ने देखा कि हाइड्रा अपने शरीर के छोटे छोटे बहिष्करण विकसित करके नए जीव बनाता है तो अत्यंत अलग हो जाता है। किस प्रकार का प्रजनन है? निषेचन, पुनर्जनन, मुकुलन और लैंगिक जनन। तो कौन सा है? मुकुलन। हाइड्रा में कौन सा जनन पाया जाता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। द्विखंडन, जीवाणु खंडन कौन होता है? पक्षी, शैवाल, स्तनधारी कीट। तो क्या होता है? बैक्टीरिया, शैवाल, जीवाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संयोगपज वर्धन में सहायता करता है? सिंचाई के लिए केवल वर्षा जल उपयोग, बिना सिंचाई के खराब बीजों का उपयोग, फसल संरक्षण की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण बीजों, सिंचाई, उर्वरक, फसल संरक्षण का उपयोग। तो क्या होता है इसका? गुणवत्तापूर्ण बीजों, सिंचाई और उर्वरकों का फसल संरक्षण उपयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राप्त करने के लिए मवेशियों के संकर प्रजनन कराया जाता है। किससे कराया जाता है? अधिक समय तक दुग्ध श्रवण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, अत्यधिक भारवान शक्ति, निम्नलिखित दुग्ध उत्पादन, केवल अधिक दुग्ध वसांश। तो क्या होता है? अधिक समय तक दुग्ध श्रावण का रोग प्रतिश्रवण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रतिक्रिया जिसमें सजीव का शरीर दो एक समान भागों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विवी विखंडन, बहुखंडन। तो क्या कहा जाता है? दो भागों में टूट जाता है उसे द्विवी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंकाल पेशी क्या है? ऐच्छिक है। तो हृदय पेशी क्या है? बहुकेंद्रीय। गलत है, अनैच्छिक। हृदय पेशी क्या है? अनैच्छिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका श्वसन को नियंत्रित करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, पोषण विभाजन को नियंत्रित करना और दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? उनकी दृढ़ता को बनाए रखती है और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों का कौन सा समूह शवों और अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए होता है जो मृदा में वापस मिल जाते हैं? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, केवल परजीवी। तो कौन सा होता है जो मिट्टी में वापस मिल जाते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा कारक मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन में उत्पादित शहद की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है? कौन सा करता है? केवल उपयोग किए जाने वाले मधुमक्खी छत्तादानिकाकार फूलों के आकार, मकरकंद संग्रहण हेतु उनकी बहुल्यता, मधुमक्खी का रंग, केवल मधुमक्खी छत्तादानी के अंदर का तापमान। तो क्या होता है? फूलों के प्रकार और मकरकंद संग्रहण हेतु उनकी बहुल्यता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुष्प में मादा जनन भाग को किस नाम से जाना जाता है? बाह्य दल, पुंकेसर दल और स्त्री केसर। तो मादा जनन को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर, पिस्टिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कौन सी संरचना पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? तो कौन सी होती है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यजालिका, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लवक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये सहायता करते हैं प्रकाश संश्लेषण और भंडारण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। तो किसके लिए करते हैं ये? प्रकाश संश्लेषण और भंडारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फसलों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की आवश्यकता को समाप्त करना, मृदा उर्वरता और फसल की पैदावार को इष्टतम करना, खरपतवार की वृद्धि को बढ़ावा देना, कीटनाशी के उपयोग को अधिकतम करना। तो क्या हो जाएगा? मृदा उर्वरता और फसल पैदावार को इष्टतम करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी उत्तक है जो पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? श्लेषोतक, जाइलम, मर्दोतक,
फ्लोएम, तो कौन सा है? जाइलम। एक्सिलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती फसल की उपज बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है? फसल की कटाई में विलंब करना, वर्ष दर वर्ष समान फसल की कृषि करना, समय पर सिंचाई और उर्वरीकरण, कीटकों की संकेतों की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा? समय पर सिंचाई उर्वरीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव में लैंगिक परिपक्वता की परिणाम स्वरूप होता है, वृद्धि होती है और जनन क्षमताओं की हानि होती है। जनन अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। हार्मोन के स्तर में कमी, जनन अंगों में हानि होती है, केवल शारीरिक वृद्धि होती है। जनन अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नियंत्रक केंद्र, पावर हाउस, कोशिका की आत्मघाती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। इस कोशिका को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वायवीय श्वसन करता है। लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। क्या हो जाएगा? सी माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।